पानी कहते हैं जीवन का स्रोत है, पर यही पानी कई बार दो राज्यों के बीच दशकों पुराने झगड़े की वजह भी बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही केस में डीप डाइव करने वाले हैं। यह है पेन्नार नदी जल विवाद, और हम जानेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा आदेश ने इस पूरे मामले में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया है। सोचिए, एक नदी, 3 राज्य और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 महीने की डेडलाइन। आखिर ये पेन्नार नदी विवाद अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे मसले को परत दर परत समझते हैं। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। ये वो जगह है जहां हम इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसलों को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डीकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इस झगड़े की असली जड़ क्या है। फिर हम एक 130 साल पुराने एग्रीमेंट की बात करेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को समझेंगे। फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो डिसाइसिव ऑर्डर, और आखिर में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ? आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, पेन्नार एक इंटरस्टेट रिवर है, मतलब ये एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है। ये निकलती है कर्नाटक की नंदी हिल से, फिर आंध्र प्रदेश से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसका फ्लो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये नदी तमिलनाडु में बहती ही नहीं तो फिर तमिलनाडु इस विवाद में कहां से आ गया? झगड़ा क्यों है? और बस यहीं पर इस पूरे केस का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। लड़ाई असल में पेन्नार नदी को लेकर है ही नहीं, झगड़ा है उसकी एक बहुत जरूरी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मार्कंडे नदी को लेकर। अब हो क्या रहा है कि कर्नाटक, जो कि एक अपर रिपेरियन स्टेट है, मतलब नदी के बहाव में ऊपर की तरफ है, वो इस मार्कंडे नदी पर कुछ चेक डैम्स और पानी मोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स बना रहा है। जाहिर सी बात है, जो राज्य ऊपर होता है पानी पर उसका कंट्रोल ज्यादा होता है, और तमिलनाडु का यही ऑब्जेक्शन है। उनका कहना है कि इन कंस्ट्रक्शंस की वजह से मार्कंडे नदी का पानी पेन्नार तक पहुंच ही नहीं पा रहा, और इससे उनके राज्य में पानी का फ्लो। अच्छा, अब इस विवाद की जड़ों को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। करीब 130 साल पीछे, जहां इस पूरी लड़ाई की कानूनी नींव रखी गई थी। बात है साल 1892 की। तब की मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। तमिलनाडु आज भी कहता है कि यह एग्रीमेंट वैलिड है और लीगली बाइंडिंग है, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से अपर स्टेट यानी कर्नाटक, लोअर स्टेट यानी तमिलनाडु की मर्जी के बिना कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। लेकिन कर्नाटक का आर्गुमेंट बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि ये एग्रीमेंट सिर्फ मेन रिवर पर लागू होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों पर नहीं। और बस यहीं पर आकर पूरा मामला अटक गया है। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो देखिए, 1892 में एग्रीमेंट हुआ, फिर कई सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन 2018 में जैसे ही कर्नाटक ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तमिलनाडु सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो ऐतिहासिक निर्देश दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब भी दो राज्यों के बीच पानी को लेकर, नदी को लेकर कोई विवाद होता है, तो हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है? आखिर इसका सलूशन निकाला कैसे जाता है? इसके लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही खास आर्टिकल है, आर्टिकल 262। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को एक स्पेशल पावर देता है। पावर ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए कोई भी मैकेनिज्म, जैसे कि एक ट्रिब्यूनल, बना सकती है। ये पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने 1956 में एक कानून बनाया, द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। अब ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो वो एक ट्रिब्यूनल बना सकती है। और हाँ, इस ट्रिब्यूनल की पावर को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसका जो भी फैसला होता है वो फाइनल होता है, और सभी पार्टीज पर ठीक वैसे ही बाइंडिंग होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर। अब ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स मामले हैं, इन्हें एक्सपर्ट्स जल्दी से सुलझा सकें और ये सालों साल कोर्ट की कार्रवाइयों में फंसे ना रहें। इनफैक्ट एक बार ट्रिब्यूनल बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट का दखल भी रोका जा सकता है। वैसे अगर आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स से जुड़े ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमें ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक लाने का मोटिवेशन मिलता है।
चलिए अब वापस आते हैं इस केस के सबसे ताज़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। सुप्रीम कोर्ट का वो डिसाइसिव ऑर्डर जिसने सालों से चले आ रहे इस डेडलॉक को तोड़ दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। ये एक तरह का अल्टीमेटम है कि 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को इस विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाना ही होगा। नो मोर डिलेज। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डेडलाइन ही नहीं दी बल्कि पूरी प्रोसेस भी बता दी है। स्टेप 1, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। स्टेप 2, इसके बाद एक इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑफिशियली बन जाएगा। स्टेप 3, तमिलनाडु की जो ओरिजिनल कंप्लेन थी उसे सीधा इस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और फिर स्टेप 4, ट्रिब्यूनल इस पूरे विवाद पर सुनवाई शुरू कर देगा। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, पर अब आगे क्या? इस ऑर्डर के असल मायने क्या हैं और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इस ऑर्डर के इम्प्लीकेशंस काफ़ी गहरे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेडलॉक बना हुआ था वो अब खत्म हो गया। अब फैसला सरकारें नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल करेगा। दूसरी बड़ी बात ये, ट्रिब्यूनल अब ये डिसाइड करेगा कि वो जो 1892 वाला एग्रीमेंट है वो ट्रिब्यूटरीज पर लागू होता है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन है जिसका जवाब मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये ऑर्डर इस प्रिंसिपल को और मजबूत करता है कि पानी एक शेयर्ड नेशनल एसेट है, किसी एक राज्य की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। मतलब एक नदी को उसकी सहायक नदियों के साथ एक सिंगल एंटिटी की तरह देखा जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे होंगे, खासतौर पर वो लोग जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फटाफट से की फैक्ट्स नोट कर लीजिए। कौन से 2 राज्य हैं? कर्नाटका और तमिलनाडु। नदी कौन सी है? पेन्नार। और ट्रिब्यूटरी है मार्कंडेय। हिस्टोरिकल बेसिस क्या है? 1892 का मद्रास मैसूर एग्रीमेंट। संविधान का कौन सा आर्टिकल सबसे जरूरी है? आर्टिकल 262। और कानून? द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में इस केस को आर्टिकल 131 के तहत सुना था, जो कि उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट डिस्प्यूट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि भारत में जो ये इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड पॉलिटी एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में एक और जरूरी टॉपिक के साथ।